नमस्कार, मैं हूं जायरा। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे 5 राज्यों में कांग्रेस की हार पर मंथन की। हार के पोस्टमार्टम की आज हम बात करने वाले हैं। 5 राज्यों में मिली करारी हार पर कांग्रेस ने दिल्ली में मंथन किया। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें तमाम बड़े नेता शामिल हुए। राहुल और प्रियंका गांधी भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस्तीफे की पेशकश करते हुए कहा कि अगर पार्टी नेताओं को लगता है कि हार के लिए हम जिम्मेदार हैं, तो हम तीनों इस्तीफे के लिए तैयार हैं। हालांकि पार्टी नेताओं ने उन पर पूर्ण विश्वास जताया और उनसे संगठनात्मक चुनाव पूरे होने तक पार्टी की कमान संभालने का आग्रह किया। साथ ही पार्टी नेताओं ने उनसे अपील की कि वे पार्टी को मजबूत और पुनर्जीवित करने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाएं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव सहित आगामी चुनावों में चुनावी चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बैठक के बाद कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस का नेतृत्व करेंगी और भविष्य में भी वही निर्णय लेंगी। हम सभी को उनके नेतृत्व पर भरोसा है। 4.5 घंटे तक चली बैठक में विधानसभा चुनाव में हार की खामियों को स्वीकार करते और नतीजों पर गंभीर चिंता प्रकट करते हुए फैसला किया गया है कि जल्द ही एक चिंतन शिविर का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक में 5 राज्यों में हुई हार पर प्रभारियों और पर्यवेक्षकों ने अपनी अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसमें हार के कारणों, खामियों और क्या खोया क्या पाया, इसकी जानकारी दी गई। हार से कैसे उबरा जाए और जनता तक अपनी बात कैसे पहुंचाएं, इस पर वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और दिग्विजय सिंह ने अपनी बात रखी। इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक में कहा था कि हमारा रास्ता तो एकता अखंडता का है और एक रास्ता भाजपा का है, धर्म और ध्रुवीकरण का। पीएम और केजरीवाल एक जैसा बोलते हैं। अब ये आग लगाना काफी आसान काम होता है, लेकिन उसे बुझाना काफी मुश्किल। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए, पार्टी एकजुट रहेगी। उन्होंने कहा कि लोग गुमराह हो रहे हैं क्योंकि भाजपा धर्म की राजनीति करती है। आज नहीं तो कल ये बात देशवासियों को जरूर समझ आएगी। सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल G23 के कुछ नेताओं ने कहा कि वे पार्टी को मजबूत करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ नेताओं ने उनका अपमान किया, जो अब बंद होना चाहिए। सूत्रों के अनुसार इन नेताओं ने कहा कि वे कांग्रेस के सदस्य हैं, राजनीतिक पर्यटक नहीं हैं और हमेशा पार्टी में बने रहेंगे। सूत्रों के अनुसार शर्मा ने बैठक में कहा कि कांग्रेस को हिंदी भाषी क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की जरूरत है और पार्टी को बुनियादी मूल्यों पर आगे चलते हुए सभी तरह की सांप्रदायिकता को नकारना है। बता दें कि 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली है। पंजाब में सरकार चली गई और यूपी में महज 2 सीटें आईं। मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड में भी कांग्रेस सरकार बनाने के लिए जरूरी सीटों से काफी पीछे रह गई। ऐसे में अब सवाल है कि आखिर कांग्रेस खुद को मजबूत कैसे करेगी? क्या हार से सबक लेगी? कांग्रेस का चिंतन शिविर कितना कारगर साबित होगा? क्या कमजोरियों को दूर किया जाएगा? G23 के नेताओं को कैसे साधा जाएगा? सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कांग्रेस मजबूत बीजेपी का विकल्प कैसे बनेगी? चौतरफा हार के बाद सहयोगियों का साथ कैसे लेगी? क्या कांग्रेस नेतृत्व में बदलाव की जरूरत है? तमाम सवालों का विश्लेषण मेहमानों के साथ करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो कांग्रेस के इस हार का आज हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक वत्स जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। विजय कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। राहुल लाल जी भी जुड़ गए हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले विजय कौशिक जी, आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि बात आप ही की पार्टी की यहाँ पर हो रही है। जो स्थिति कांग्रेस की है आज, इस पर चिंतन मंथन तो लगातार जारी है। सीडब्ल्यूसी की बैठक भी हुई, आप लोगों ने काफी विचार विमर्श इसमें किया है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि एक मजबूत पार्टी के तौर पर कैसे उभरेंगे आप लोग? और बीजेपी जिस तरीके से एक मजबूत पार्टी आज बन चुकी है और हर जगह बीजेपी का परचम लहरा रहा है, उसका सामना कैसे करेंगे और एक बेहतर विकल्प के तौर पर लोगों के सामने खुद को कैसे दर्शाएंगे? देखिए, मेरे से पार्टी नेताओं द्वारा इस बारे में चर्चा भी की गई, पूछा भी गया कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। मैंने अपने सुझाव पार्टी हाईकमान को दिए हैं। पहला सुझाव यह है कि राहुल गांधी जी के जो सलाहकार हैं उनको बदला जाए, चाहे कोई भी हो, और पार्टी में उनके सलाहकारों की एक पूरी टीम तैयार की जाए जो अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से उन्हें सुझाव दें, क्योंकि हर क्षेत्र की समस्याएं अलग हैं, हर क्षेत्र की भाषा, बोलचाल, पहनावा सब अलग है। तो सलाहकार भी उसी आधार पर होने चाहिए जो अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करें। दूसरी बात, कांग्रेस की जो मीडिया सेल है
उसमें परिवर्तन किया जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज जो भाजपा की मीडिया सेल है, आईटी सेल है, जो छद्म राष्ट्रवाद और तमाम तरह के एजेंडे राहुल गांधी जी की छवि को खराब करने के लिए चलाती है, तो उसका जवाब देने में हमारी जो मीडिया सेल है वो असमर्थ साबित हो रही है। तो उसमें नए युवाओं को लाना चाहिए, नई पॉलिसीज बनानी चाहिए कि किस तरह से हम छद्म राष्ट्रवाद के सामने जो असली राष्ट्रवाद है उसको खड़ा करें, किस तरह से लोगों को समझाएं कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई से इस देश का भला होने वाला नहीं है। इस देश का भला विकास से होगा, गरीबी हटाने से होगा, देश के कल्याण से होगा, सभी जातियों के कल्याण से होगा, सभी भाइयों की आपसी एकता से होगा। जिस तरह से हमने मिलजुल कर इस देश को आजाद कराया था सभी जाति के लोगों ने, इसी तरीके से इस देश को महान राष्ट्र बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, तो सबको आपकी मिलकर एकता मेहनत अखंडता करनी पर पड़ेगी, फोकस एक करना होगा। बहुत बड़ी चीज है इसके अलावा विजय कौशिक जी। जिन लोगों को राज्यों का प्रभार दिया गया है उसमें ये देखा जाना चाहिए कि जैसे हिंदी भाषी राज्य का प्रभार किसी को दे रखा है, उसको हिंदी बोलनी नहीं आती ढंग से, तो ऐसे लोगों से प्रभार वापस लेकर ऐसे लोगों को दिए जाने चाहिए जो उन राज्यों की बोली भाषा को, उनके साथ व्यवहार कुशल हो, ऐसे लोगों की जिम्मेवारी लगे, जिससे कि राज्यों के कार्यकर्ताओं में जो भाषा संबंधी जो दिक्कत लोगों को आती है वो खत्म हो। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी कार्यालय में इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए कि जो बाहर से कार्यकर्ता आ रहा है उसका हम मान सम्मान, उसकी शिकायतों को दूर करने के लिए जी सबसे महत्वपूर्ण विजय कौशिक जी यहाँ पर यह भी हो जाता है कि सबको साथ में लेकर चलना, क्योंकि आपकी पार्टी से तमाम ऐसे कद्दावर नेता हैं जो छोड़कर पार्टी जा रहे हैं और इसका खासा नुकसान पार्टी को उठाना पड़ रहा है और उसका नतीजा ये होता है आज हर जगह से आपको नकारात्मक नतीजे ही सामने आते हैं। आलोक वत्स जी, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से अभी विजय कौशिक जी यहाँ पर कह रहे थे कि IT सेल को हमें और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है और बीजेपी क्या वजह है जो आज ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है पार्टी की? देखिए जहरा, जो नेता कांग्रेस के हैं अजय कौशिक जी, उन्होंने जो कहा कि IT सेल मजबूत, IT सेल तो मजबूत करने, इनको तो ऑलराउंड मजबूती चाहिए। इनके सारे पुर्जे ढीले पड़ गए। पिछले 7 वर्ष में इनके पास एक फुल टाइम अध्यक्ष नहीं है। माननीय सोनिया गांधी जी इंटरिम प्रेसिडेंट है और बार बार आप देखिए कि ये लोग जब भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग करते हैं तो सोनिया जी एक लाइन पेश कर देती है कि मैं रिजाइन कर देती हूँ और मेरे बच्चे भी रिजाइन कर देंगे। फिर वहां पर जो चाटुकारों की फौज पड़ी हुई है वो कहती है नहीं जी रहेंगी तो आती रहेंगी। अरे जब आपको देश ने रिजेक्ट कर दिया तो आप चेंज कीजिए, लीडरशिप लाइए दूसरे लोगों को, लेकिन ये करने में सक्षम नहीं है। इनके अंदर ये दम नहीं है। पब्लिक से ये टोटली कट चुके हैं। कोई नारा लेके आते हैं और कुछ दिन के लिए ये कारगर तरीके से दौड़ते हैं, उसके बाद ये फिर ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, अपने अपने पेविलियन में लौट के फिर आराम फरमाने लगते हैं। तो इस तरह, और भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है, लोगों को राहत दिलाने का काम लगातार हर राज्य में हो रहा है जी। इसी का परिणाम है कि सारे राज्यों में हम विजयश्री प्राप्त किए। पीपल वर बेनिफिटेड डायरेक्टली, तो जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। और उसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी की जो विजन है कि एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम लेकर रहे हैं, पिछले बजट में जो उसकी आधारशिला रखी गई है जी। उसका परिणाम तो कुछ दिन के बाद नजर आएगा। जब भारत का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो ढह गया था, तो वो देखिए कैपेक्स से कितना पैसा उधर दिया गया है। इन चीजों को आगे आने में थोड़ा टाइम लगेगा जी। बिल्कुल ठीक है, चलिए आलोक जी, बहुत बड़ा टाइम लगेगा। अब देखना होगा कब तक बेहतर होती हैं चीजें, जैसे कि आप बता रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लोगों ने कहा बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में, और महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा। जी जी, जाहिर तौर पर महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहा और बेरोजगारी मुद्दा रहा। आऊंगी मैं आपके पास। राहुल लाल जी, आपको क्या लगता है कि आपके, बिल्कुल आलोक जी मैं आऊंगी आपके पास फिर से।
राहुल लाल जी, आपको क्या लगता है कि आखिर अब कांग्रेस को क्या सबक लेना चाहिए अपनी इस हार से? क्योंकि कल सीडब्ल्यूसी की भी बैठक हुई थी और तीनों ही, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने इस्तीफे की पेशकश भी की, लेकिन जो तमाम नेता थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम आपके नेतृत्व में ही आगे बढ़ेंगे और पार्टी मजबूती से काम कर रही है और बेहतर कर रही है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या इस चीज को देखते हुए क्या पार्टी अब बेहतर कर पाएगी? आगे क्या बदलाव की जरूरत है? आगे क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, मैं विजय कौशिक जी के थोड़ा बातों को आगे बढ़ाऊंगा। दो तीन चीज जैसे मान लीजिए चलिए कि अगर आपने उत्तर प्रदेश में मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ऊपर इतना फोकस किया गया, तो जाहिर जी सवाल फिर बार बार विपक्ष एक तरह से दूसरे लोग और हम लोग भी पूछ रहे थे कि अगर आप उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को अगर आरक्षण दे रहे हैं तो फिर पंजाब में क्यों नहीं, उत्तराखंड में क्यों नहीं? तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि महिला वोटर एक बड़ा मामला है आज के समय में, लेकिन जिस तरह से आपने पूरा पावर लगाया, पूरी तरह से ताकत लगाया, कहाँ पे लगाया? सारा ताकत आपने उत्तर प्रदेश में लगाया, लेकिन आपकी जो वोट शेयर है वो 6% से घट के 2.3% पे आप पहुंच गए। और जबकि जदयू जैसी पार्टी मणिपुर में जो है मुख्य विपक्षी पार्टी जाके जो है कि वहां पे इतना शानदार प्रदर्शन करती है, तो इनसे कहीं कहीं रणनीतिक रूप से कुछ चूक भी हुई है कि आखिर मणिपुर जैसे राज्य किस तरह से जो है अवहेलना के शिकार हो गए, वहां पे आखिर क्यों नहीं उतनी एनर्जी कांग्रेस लगा पाई जहां से कि परिणाम में बदला जा सकता था। अगर वो पूरी तरह से पूरा, जैसे एक उदाहरण मैं और देता हूँ, अब हरीश रावत जी देखिए, एक तरह से कहीं कहीं उनके ऊपर उत्तराखंड की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो लास्ट तक हम लोगों ने अंतिम समय में देखा कि वो पंजाब के मामले में उलझे हुए थे, तो पंजाब से इनका डिस्टर्ब हो ही रहा था, साथ ही साथ हरीश रावत जी का एक तरह से उत्तराखंड भी डिस्टर्ब हो रहा था। तो ये जो देखिए पार्टियों में जो खेमेबंदी होती है, गुटबंदी होती है, जाहिर जी वो स्वाभाविक है, वो हर पार्टियों में होता है, लेकिन आप उसका कितना त्वरित तौर पे उसका निपटारा करते हैं कि वो चुनाव के दरमियान आपको नुकसान न पहुंचाए। उदाहरण के लिए ऐसे कई सारे मंत्री कांग्रेस के थे, लेकिन वो सीधे सीधे जो है कि भाजपा का सपोर्ट कर रहे थे, तो ये बहुत लंबे समय से लक्षण दिख रहे थे। तो फिर आखिर उनको हटाने में इतना समय क्यों लगा? एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बढ़ता चला जा रहा था। देखिए, सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद कांग्रेस ने अधिकृत तौर पर माना कि वहां पे हमने मुख्यमंत्री को हटाने में जो है कि वो विलंब किया और इस कारण से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बना रहा। तो ये सब निर्णय जो है आपको बहुत ही त्वरित किस्म पे करने पड़ेंगे। वहां पे हम लोग देख रहे थे कि टकराहट की स्थितियां लगातार बनी हुई थी, आखिर सिद्धू के बीच में, और जो है कि वो आप अगर संगठन और सरकार के बीच में टकराहट की स्थिति बनी हुई रहेगी, पंजाब के मामले को लेकर मैं कह रहा हूँ, तो आखिर उसका अंततः निपटारा नहीं हुआ, वो नुकसान भी हो गया। तो इन सब चीजों के ऊपर चूंकि देखिए हमें अभी भी याद है कि चूंकि अब देश गुजरात के चुनाव की तरफ कांग्रेस अग्रसर होगी और पिछला चुनाव कांग्रेस ने काफी शानदार ढंग से लड़ा था, तो चिंतन शिविर में अगर वाकई में गंभीरता के साथ चिंतन होगा, जी बिल्कुल, सवाल यहीं पर है, चिंतन शिविर में गंभीरता से मंथन करना बहुत अहम यहाँ पर हो जाता है, और जो तमाम चीजें आप बता रहे हैं इन पर भी काम करना होगा पार्टी को, क्योंकि विजय कौशिक जी लगातार ये कह रहे थे कि हम आईटी सेल को बेहतर करेंगे। सिर्फ आईटी सेल ही नहीं, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पार्टी को और ज्यादा मजबूती की जरूरत है अगर एक बार फिर से खड़ा होना है। तुम्हारी लगातार जा रही है, आखिर क्या कारण है बड़ा कांग्रेस की हार के पीछे? उसी का पोस्टमार्टम करने की आज हम कोशिश कर रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विजय कौशिक जी, आप ही के पास अब आना चाहेंगे। जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले चिंतन शिविर का जिक्र किया राहुल लाल जी ने, आपको क्या लगता है क्या इस चिंतन शिविर में कुछ एक सकारात्मक नतीजा निकलकर सामने आ सकता है? कौन कौन से ऐसे खास अहम मुद्दे रहेंगे जिन पर आप लोग चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, मंथन करेंगे, ताकि अपनी पार्टी को बेहतर और मजबूत बनाया जा सके? क्या कहेंगे? देखिए भाई, राहुल लाल ने जो कहा है कुछ बातें बिल्कुल सही हैं, उन पर पार्टी में चिंतन होना चाहिए, और जो चिंतन शिविर की हम बात कर रहे हैं उसमें अगर चिंतन हुआ भी और उसको अमली जामा नहीं पहनाया गया तो उस चिंतन शिविर का भी कोई फायदा नहीं होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि राज्यों में जो गुटबाजी थी उसने पार्टी को बड़ा भारी नुकसान पहुंचाया है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो ताकत हमें उत्तराखंड में लगानी चाहिए थी वो उत्तराखंड में न लगाकर हमने यूपी में लगाई, तो उत्तराखंड भी हमारे हाथ से निकल गया और यूपी में भी अपेक्षित नतीजे सामने नहीं आए। वही मणिपुर में रहा, वही गोवा में रहा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि पार्टी हाईकमान को कई मुद्दों पर काम करना है, और मैंने आईटी सेल से ज्यादा इस बात पर जोर दिया है कि मीडिया सेल जो हमारी है पार्टी की, क्योंकि देखिए पार्टी कोई भी नीतियां बनाती है उन्हें आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही जनता तक पहुंचाया जा सकता है। जमीनी स्तर पर हमारा संघर्ष चल रहा है, लेकिन पार्टी की नीतियों को पहुंचाने के लिए आम जनता तक, उसके लिए हमारे मीडिया विभाग को भी मजबूत होना जरूरी है, और किस तरह के मुद्दे जाने चाहिए और किस तेजी से जाने चाहिए इसमें हमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के इस युग में। और कोई शक नहीं है कि भाजपा जातिवाद की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। आज देश के ऊपर विदेशी कर्जा डबल हो चुका है इनके राज में,
प्रदूषण है, उसके चलते देश के हालात खराब हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, किसी भी मुद्दे को आप देख लीजिए, जी मुद्दों की कोई कमी नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास। लेकिन ये जो हिंदू मुसलमान का जो खेल आज जो भारत कांग्रेस पार्टी की जो देखिए विजय कौशिक जी, अगर ऐसा है तो लोग तो सपोर्ट भाजपा को ही कर रहे हैं ना, उनके जहन में क्या चीजें आ रही हैं, जो राजनीति भाजपा कर रही है लोग तो उसके साथ ही आगे जा रहे हैं, निष्कर्ष तो यही निकलकर यहाँ पर सामने आ रहा है। अब आपको ये देखना है कि आप अपनी क्या रणनीति निभाते हैं। दूसरों पर आरोप लगाने से बेहतर होगा कि अपने अंदर झांक के देखें हमारे अंदर क्या कमियां हैं, उसको सुधारने की कोशिश की जाए। जो सबसे पहले जो छवि कांग्रेस की ये बनाई जा रही है कि हिंदू विरोधी छवि, तो सबसे पहले तो उस छवि को बदलकर सामने आना होगा कांग्रेस पार्टी को। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 36 बिरादरियों के विकास और उत्थान के लिए काम किया है। उन परिस्थितियों में बहुत जरूरी है कि हम जो हिंदू समाज के लिए जो हमने काम किए हैं और जो भाजपा उनके मन में, तो उस पर हमें काम करना होगा, लोगों के विश्वास को जीतना होगा, हिंदू समाज के विश्वास को जीतना होगा, समाज की 36 बिरादरियों के विश्वास को हमें जीतना ही होगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर विश्वास आपको जीतना होगा, तभी आप लोग कुछ बेहतर कर सकते हैं। आलोक वत्स जी, आपको क्या लगता है, क्या जिस दिशा में अब कांग्रेस जा रही है क्या कुछ गुंजाइश बचती है उसके बेहतर होने की? अब आप लोगों की क्या कुछ आगे की रणनीति वैसे रहेगी? हालांकि हम बात यहाँ पे कांग्रेस की कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को बेहतर करने के लिए तमाम पार्टियां कोशिशें करती हैं। आपके नजरिए से क्या लगता है कि आगे क्या स्थिति अब रहने वाली है? आलोक वत्स जी। देखिए जरा, तो संत लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष भी नितांत जरूरी है जी, जिसका आज अभाव है और ये चिंतनीय विषय है। किसी भी टॉपिक पर एक स्वस्थ विपक्ष का काम है टू एक्सपोज, डिपोज एंड देन प्रपोज टू द गवर्नमेंट, लेकिन ये आजकल हो नहीं रहा है। अभी अजय कौशिक जी ने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। मान लिया यूपी में हिंदू मुस्लिम की राजनीति हुई, मणिपुर में क्या हुआ, वहाँ कौन हिंदू मुस्लिम की राजनीति थी? गोवा में कौन सी हिंदू मुस्लिम की बात चल रही थी? पंजाब में कौन सी हमने हिंदू मुस्लिम की बात की? और उत्तराखंड में हमने कौन सी हिंदू मुस्लिम की बात की? जी ये इस तरीके की बातें कर करके और दूसरी चीज, जहां जहां भी इनके नेता गए हैं प्रचार करने, ये सिर्फ लिमिटेड रहे हैं राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी वाड्रा। दूसरे नेता कहाँ दिख रहे थे? उनको क्यों नहीं तवज्जो दी इन्होंने? हमारे यहाँ तो नेताओं की फौज थी जो गली गली घूम रही थी, प्रधानमंत्री तो कर ही रहे थे, उसके अलावा भी नेताओं की फौज थी जो गली गली द्वार द्वार जाके हमारी चीजों को हाईलाइट करके बता रही थी जनता को और उनसे वोट की अपील कर रही थी। इनके नेता कहाँ थे? G23 के नेता कहाँ थे? इनको जो मैंने कहा ना, ओवरहॉल करना होगा अपने पूरे सिस्टम को, और पहले ये राजशाही और परिवारवाद के चंगुल से निकले तभी कुछ होगा। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप खड़ा हो गया है और आप जहाँ कहीं भी जा रहा है सबसे पहला वार उसका कांग्रेस के पुराने वोट पे है जी। दिल्ली में वो खा गया इनके सारे वोट, पंजाब में भी 70% वोट वो खाया है आपने इन्हीं का। अब दूसरे राज्यों में भी जहां वो अपने पांव पसारने जा रहे हैं वो चैन से बैठने वाले नहीं है। उनको जिस तरीके की पंजाब में विक्ट्री मिली है उससे उनका दम बहुत, उनके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ गया है कि हम अब राष्ट्रीय स्तर पर जा सकते हैं और जहां कहीं भी जाएंगे सबसे पहला करारा वार कांग्रेस के वोट पर करेंगे। इनको जी बिल्कुल, तमाम ऐसी चीजें हैं, सही कहा आपने कि ऐसे नेता होने चाहिए पार्टी में, ऐसे मजबूत कद्दावर नेता होना चाहिए जो गली गली जाए, लोगों से मिले, लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिला इस दौरान। और कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी वजह है, यहाँ पे सिर्फ प्रियंका गांधी के दम पर ही चुनाव लड़ने की खासतौर से उत्तर प्रदेश में कोशिश की गई और इन जो तमाम बाकी जो 4 राज्य थे इनको थोड़ा कहीं ना कहीं नजरअंदाज जरूर किया गया, जैसे स्थिति हमने देखी है यहाँ, और उसी की वजह से ये जो नतीजा है ये सामने आया है। राहुल लाल जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि कल CWC की बैठक में भी हमने देखा था, जो शशि थरूर हैं उन्होंने जिक्र किया था, जो G23 के नेताओं ने एक पत्र लिखा था करीब 2 साल पहले, उसमें तमाम चीजों के बदलाव की बात कही गई थी, लेकिन उन पर अमल नहीं किया गया। क्या ये एक बड़ी वजह है कि बदलाव की तरफ पार्टी नहीं देख रही थी और अब उसको ये जो नतीजे हैं ये भुगतने पड़े हैं आज? नहीं, देखिए जो बदलाव होने चाहिए उस प्रकार के बदलाव तो नहीं हुए। एक उदाहरण मैं दूंगा यहाँ पे,
उदाहरण के लिए 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेते हैं, जिसमें कि कांग्रेस का बिल्कुल सफाया हो गया, वो 0 सीट पे आई। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जो है कि वो हर जगह तीसरे स्थान पे रही दिल्ली में, और कांग्रेस की जो है कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देते हुए दिख रही थी। लेकिन क्या उसके बाद दिल्ली तो चुन रही है, उन्हें जनता की तरफ से मौके मिल रहे जाएगा जी। लेकिन इस तरह से कांग्रेस संगठन को भी अपने ढंग से देखना पड़ेगा। तो ये कई स्थितियां, इस प्रकार के कई उदाहरण मैं देख पा रहा हूँ। अभी मैंने उदाहरण भी दिया कि अगर जदयू जाके अगर मणिपुर में अपने विधायक जिता सकते हैं अगर, तो फिर तो मणिपुर तो कांग्रेस का परंपरागत जगह था, तो आपसे कैसे चूक हो गई? आप आखिर देखिए, उत्तर प्रदेश में आप लगा रहे हैं एनर्जी, उत्तर प्रदेश एक देश का बड़ा राज्य, सही चीजें, लेकिन हम सभी लोग पहले से जान रहे थे कि उत्तर प्रदेश में आपका संगठन नहीं है, तो वैसे स्थिति में उत्तर प्रदेश का परिणाम नहीं पाएंगे। तो परिणाम आपको अगर मणिपुर से मिल सकता था तो वो एनर्जी वहां नहीं लगी, परिणाम अगर गोवा से मिल सकता था तो वो वहां नहीं लगी, उत्तराखंड में आप लगा सकते थे वहां नहीं लगी। तो इस प्रकार की जो रणनीतिक गड़बड़ियां हैं, आपको इसको दूर करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने इसलिए उदाहरण दिया जी कि 15 में जो पार्टी 0 हो गई, वही 2019 में दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पे रही। तो क्या उसके बाद फिर कांग्रेस को उठाने के लिए दिल्ली में कोई बड़े प्रयास किए गए? वो नजर नहीं आते हैं। तो आपको जनता पसंद करती है। अभी भी हरियाणा का चुनाव विजय कौशिक जी है, यहाँ पे हम लोग भूले नहीं है। हरियाणा में जैसे अहमद पटेल जी, उनका वीडियो वायरल हुआ था, वो पहले ही मान रहे थे चुनाव से पहले कि 12-13 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी हम लोगों को। लेकिन हम लोगों ने देखा कि जनता ने किस तरह से 30 से ऊपर की सीटें कांग्रेस को दी। लेकिन अगर आप पहले ही अनमने ढंग से या बुझे हुए मन से चुनाव के मैदान में जाएंगे तो वो एक परेशानी का चीज होता है। तो आपको बिल्कुल एक फोकस रणनीति होनी चाहिए। और हमें लग रहा है कि इन सब चीजों का शिक्षा लेके कहीं न कहीं कांग्रेस, जैसे कि अभी आलोक वर्ष भी बोल रहे थे, लोकतंत्र में तो हम लोग सारे लोग तीनों सबसे सहमत होंगे कि सत्ता पक्ष जितना आवश्यक है उतना ही विपक्ष भी आवश्यक है। और उत्तर प्रदेश की जनता तो धन्यवाद के पात्र है कि उन्होंने कम से कम इस बार विपक्ष को मजबूत भी बनाया है। तो उसी तरह से देश में भी विपक्ष भी मजबूत होनी चाहिए और सत्ता जी बिल्कुल, विपक्ष मजबूत होना बहुत अहम यहाँ पर हो जाता है। जाहिर तौर पर बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी इस खास पेशकश में। तो बिल्कुल अब देखना यही होगा कि आखिर जो चिंतन शिविर के आयोजन की बात कही गई है कांग्रेस की तरफ से, और उसमें क्या कुछ होता है, किन किन चीजों को लेकर मंथन किया जाता है, आगे की क्या रणनीति बनाई जाती है और किस तरीके से पार्टी खुद को बेहतर और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए कवायद रचती है। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में